अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हमने अपना एसिड बेसिस एंड साल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर 10th क्लास, जिसमें अब तक हमने एसिड और बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे। पहला कॉन्सेप्ट आपने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट देखा था, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का और उसके बाद लुईस का देखा था। आज हम अलग से जो है ना एसिड को डिस्कस करने लगे हैं कि एसिड के फिज़िकल नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ वो रिएक्ट करता है तो किस तरह रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड का रिएक्शन, देख लेते हैं मेटल के साथ। जब भी एसिड जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये सॉल्ट बनाता है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो बनाता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स लाइक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हैं। सबसे पहला रिएक्शन है आपके पास जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जिंक आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन की जगह, मतलब जो पॉजिटिव पोर्शन है हाइड्रोजन वाला उसकी जगह जिंक आ रहा है और बना रहा है हमारे पास ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जो कि बाद में बाहर निकल जाएगी। दूसरा रिएक्शन आपका है एल्यूमिनियम का रिएक्शन है आपके इसका HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका एल्यूमिनियम का रिएक्शन है जो कि एक मेटल है। अब जब मेटल रिएक्ट कर रही है हमारे पास एसिड के साथ तो क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह ये एल्यूमिनियम आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास बना देगा AlCl3। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये इक्वेशन पहले जो है वो नहीं थी, बैलेंस्ड नहीं थी। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो ऐसा करता है हम ये सारे ना रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब सबसे पहले तो ना आप काउंट करें कि देखिए एल्यूमिनियम का एक एटम है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास एल्यूमिनियम का एक ही एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम इस तरफ है, इक्वेशन के इस साइड पे है, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास Cl का एक है जबकि हमारे यहाँ पर Cl के 3 है। तो हमें दोनों तरफ जो है वो एटम्स जो है वो बैलेंस करने हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या कर लें, एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा दें। ठीक है, एल्यूमिनियम का जब एटम यहाँ पर 2 जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी इसको 2 करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के बैलेंस हो गए। अब 2 3 6 होता है यहाँ पर, मतलब क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। ठीक है, अब आपने क्लोरीन का यहाँ पर एक एटम है उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दे, क्लोरीन के 6 भी पूरे हो गए। अब यहाँ पर मसला ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं जबकि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम मौजूद हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से इसके 3 मोल ले लोगे, इसको 3 कर दोगे, 3 2 6, तो मतलब बैलेंस हो गया। 2 एल्यूमिनियम के 2 एल्यूमिनियम के, फिर 6 हाइड्रोजन के 2 3 6, 6 हाइड्रोजन के एटम हो गए। 6 1 6, 6 क्लोरीन के इस तरफ हैं, 2 3 6, और ये 6 यहाँ पर क्लोरीन के भी पूरे हो गए। तो अब ये आपने रिएक्शन देख लिया है किसका, आपने रिएक्शन देखा है एसिड का मेटल के साथ। अब आप रिएक्शन देखने लगे हैं बेस के साथ एसिड का। आपको पता है जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम एक नेम दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ये एक सॉल्ट बनाते हैं और क्या हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, अब आपने एक बेस ले लिया आपने NaOH और आप एक एसिड ले रहे हो HCl। अब क्या होगा, ये वाला जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ आकर जुड़ जाएगा और NaCl बन जाएगा, जबकि ये वाला OH जो है इस H के साथ मिलकर जो है वो H2O बना देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका ये वाटर निकल रहा है। ठीक हो गया। अब आप दूसरा रिएक्शन आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड है आपके पास एक बेस है जबकि H2SO4 आपके पास एक एसिड है। ठीक है, बेस और एसिड का रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होगा, जिस जगह हाइड्रोजन है उस जगह कॉपर आकर अटैच हो जाएगी और CuSO4 बना देगी, कॉपर सल्फेट बना देगी और ये एक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है वो H2H के साथ जो है वो आके अटैच हो जाएगी और H2O आपके पास वाटर बन जाएगा। मैंने आपको कहा जब भी बेस का रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो एक सॉल्ट बनेगा और हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक हो गया, आपने दूसरा रिएक्शन भी देख लिया। अब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के, मतलब CO3 के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके साथ, उनको कार्बोनेट कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें CO3 से पहले आपके पास हाइड्रोजन आकर लग जाए इनको बाइकार्बोनेट कहेंगे।
आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक आप सब्सटेंस ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, जिसका आप रिएक्शन करा रहे हैं एक एसिड के साथ जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या सीन होगा, जब भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो ये वाटर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब क्या होगा, जहाँ पर ये हाइड्रोजन है वहाँ पर आपका ये कैल्शियम का आयन आकर जुड़ जाएगा और CaSO4 बना देगा जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो H2 है या एक यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर हमारे पास वाटर बना देगा। जो पीछे हमारे पास CO2 बची है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ये सारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपने जब भी रिएक्शन कराना है आपने इक्वेशन को लाजमी बैलेंस करना है। दोनों तरफ एटम का मैंने आपको बैलेंसिंग का तरीका भी बता दिया। आपने दोनों तरफ एटम्स को जो है की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रखनी है, ठीक है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं पेपर में। अब क्या है, आप दूसरा रिएक्शन करवा रहे हो बाइकार्बोनेट के साथ, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हो और उसका रिएक्शन करवा रहे हो HCl के साथ। अब ये क्लोरीन जो है ये अटैच हो जाएगी हमारे पास सोडियम के साथ और बना देगी NaCl और फिर हमारे पास वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। अब रिएक्शन देख लेते हैं एसिड का हम सल्फाइड्स के साथ और बाइसल्फाइड्स के साथ। सल्फाइड्स हो जाएंगे SO3 वाले कंपाउंड्स और जब SO3 से आगे हाइड्रोजन लग जाएगी आके तो वो बाइसल्फाइड्स बन जाएंगे। अब क्या है, बाइसल्फाइड्स बन जाएंगे। अब क्या है, अब आपका रिएक्शन हो रहा है जनाब, कैल्शियम सल्फाइड है आपके पास जिसका आप रिएक्शन करा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब क्या होगा, ये वाला कैल्शियम आकर जुड़ जाएगा SO4 के साथ और ये बन जाएगा CaSO4, ठीक है, और वाटर बनेगा और साथ जो है आपके पास SO2 गैस निकलेगी। आपके पास SO2 गैस निकलेगी। जब भी आपका रिएक्शन होगा एसिड और जो है वो एसिड का रिएक्शन होगा सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ, आपके पास बनेगा वाटर, साल्ट और SO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। अब आप रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। अब क्या है, अब इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करवा रहे हो, सोडियम फिर जाके जुड़ जाएगी क्लोरीन के साथ और NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा, वाटर होगा और हमारे पास SO2 गैस इवॉल्व होगी। अब आपका ये लास्ट रिएक्शन है जो कि सल्फाइड के कंपाउंड्स के साथ है। आप जो है वो फेरस सल्फाइड के साथ एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो। अब क्या है, जब भी रिएक्शन होगा सल्फाइड और एसिड के दरमियान तो आपके पास H2S गैस, ठीक है, और आपके पास सॉल्ट बनेगा। क्या होगा, फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये जो SO4 है इसके साथ हमारे पास फेरिक आयन है ये जुड़ जाएगा और ये FeSO4 बना देगा और रिमेनिंग में हमारे पास H2 जो है वो S के साथ जुड़ के H2S बना देगी जो कि एक गैस है और यहाँ से निकल जाएगी। तो आपने अब तक 5 रिएक्शन देखे हैं एसिड के। सबसे पहला आपने देखा है मेटल के साथ रिएक्शन जिसमें आपके पास सॉल्ट और जो है वो हाइड्रोजन गैस बन रही थी। दूसरा रिएक्शन आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा जो कि आपने बेस के साथ देखा है जिसमें आपके पास सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तीसरा रिएक्शन आपने देखा है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के, जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनाता है। फिर आपने रिएक्शन देखा सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ, जब भी एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है ये हमारे पास SO2 गैस, H2O और जो है सॉल्ट बनाता है। फिर आपने सल्फाइड के साथ देखा, सल्फाइड के साथ ये सॉल्ट और H2S बनाता है। ये टोटल इसकी 5 रिएक्शंस हैं जो आपने देखे हैं। अब देख लेते हैं एसिड यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला आपके पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, ठीक है, मतलब एक इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपके पास फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, पेंट्स आ जाते हैं, डाइज आ जाते हैं, एक्सप्लोजिव जो आतिशबाजी के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो एक्सप्लोजिव में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होती है लेड स्टोरेज बैटरी में। ये एक बैटरी है जिसमें जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। मैंने ये भी सुना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना, इसको किंग ऑफ जो है वो केमिकल्स कहते हैं। तो क्या है, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की आपने जो है ना उसकी तरक्की का जो है वो अंदाज़ा लगाना तो उस मुल्क में यूज़ होना कि कितना यूज़ होता है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा वो उतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक होगा।
मालिकों में से आएगा वो मुल्क, ठीक है। अब क्या है, आपके पास दूसरा आपका एसिड आ जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, जिसको HNO3 कहते हैं। अब क्या है, आप ये भी कहाँ यूज़ होता है, ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स। उसके बाद एक इचिंग डिज़ाइनिंग होती है जो कि कॉपर प्लेट्स के ऊपर होती है। कॉपर प्लेट के ऊपर ना एक स्पेसिफिक बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग होती है। उस डिज़ाइन को नक्श करने के लिए उस मेटल के ऊपर हमारे पास नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। ये इसका एक सबसे अनोखा इस्तेमाल है कि नाइट्रिक एसिड जो है ना वो यूज़ होता है हमारे पास इचिंग डिज़ाइनिंग में, इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट पर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कहाँ यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है मेटल्स को क्लीन करने के लिए। मेटल्स पर जब मतलब कोई लेयर आ जाए, उस पर कोई ख़राब वो आ जाए, मतलब उसकी शाइन ख़त्म हो जाए, तो उसको शाइन देने के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए, मेटल की क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। फिर उसके बाद टैनिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब चमड़ा जो है बनाने के लिए, जब चमड़े को जब लेदर में, मतलब जो खालें आपकी बकरा ईद पर इकट्ठी होती है, उनकी टैनिंग के लिए, उनको सीधा करने के लिए, उनको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना वो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। दूसरा क्या, पेंटिंग की इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वो ये यूज़ होती है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आप एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हो, जो कि क्या कहते हैं, फूड को जो स्टोर करने के लिए, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए जो है ना ये हमारे पास बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। फिर आपके पास एसिटिक एसिड, आपके घर में सिरका सबके घर में मौजूद होता है, वो बेसिकली एसिटिक एसिड ही होता है जो कि फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद उसका भी प्रिजर्वेशन का वर्क होता है कि वो प्रिजर्विंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है। तीसरा उसका यह है कि जब कभी भी वो कोई शहद की मक्खी काट जाए या कुछ ऐसा काट जाए, तो उसको जो है क्योर करने के लिए उस पर एसिटिक एसिड लगाया जाए तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। आपने यहाँ पर पढ़ा है एसिड के रिएक्शंस पढ़े हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसके बाद आपने कुछ एसिड्स देखे और उनका यूज़ देखा है। यहाँ पर हमारा लेक्चर सम अप हो जाता है। अगर आपको मेरा जो है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।